विशाल आर्यन की बात मानकर घेरे में जा बैठता है। अंकिता पागलों की तरह आदमियों की आवाज में हंस रही थी। उसकी हंसी किसी भी आम इंसान के जहन में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। आर्यन गुस्से से अंकिता को अपने सामने आने को बोलता है। अंकिता इनकार कर देती है और घर से बाहर जाने के लिए दौड़ लगाती है। दरवाजे के नजदीक पहुंचते ही उसे झटके का एहसास होता है। बाहर जाने की कोशिश करने के बाद अंकिता दरवाजे के पास जमीन पर गिर जाती है। तब आर्यन उसे अपने सामने आने को कहता है। अंकिता जमीन में रेंगते हुए आर्यन के सामने आती है। बाबा भोलेनाथ की सौगंध है तुझे, एक लफ्ज भी झूठ हुआ तो तू उनके दंड देने का तरीका जानता ही होगा। अब बता, इस परिवार को क्यों परेशान कर रहा है? अंकिता मर्दाना आवाज में हांफते हुए बोलती है। मैं तो एक भटकता हुआ रूह था, रोजाना की तरह किसी भोग का इंतजार कर रहा था। तब एक छोटे कद की लड़की और एक बूढ़े तांत्रिक ने मुझे मुर्गे का भोग देकर अपने वचन में बांध लिया और इस घर की बर्बादी के लिए भेज दिया। मैं तो बस वासना का भूखा हूँ। मुझे बोला गया था कि यहाँ मुझे इंसानी शरीर का प्रवेश मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आया। मैंने इतनी कोशिश की इसके बच्चों को या बच्चों की माँ के शरीर को काबू कर सकूं, लेकिन उनके रहते मैं ऐसा नहीं कर पाया। अंकिता राजन के माँ की फोटो की तरफ इशारा करती है। तुझे भेजने वाले का नाम बता, किसी माध्यम से इस घर में आया है तो वो भी बता। भेजने वाले का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने कुछ चीजें पोटली में बांधकर गार्डन के पीछे दबाया है। उस माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ और इन सब की मौत के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। जाना तो तुझे पड़ेगा और तेरा फैसला मैं शिवजी के हवाले करता हूँ। इतना बोलकर आर्यन लोटे में रखा हुआ जल 11 बार भगवान शिव का नाम लेते हुए अंकिता की तरफ छिड़काव करते हैं। आखिरी छिड़काव के बाद अंकिता बेहोश हो जाती है। विशाल अंकिता को अलग कमरे में ले जाता है और फिर कुछ समय के बाद आर्यन, राजन और नेहा को लेकर गार्डन में जाते हैं। आर्यन ने राजन को उस जगह खोदने को कहा। 1 फीट की खुदाई के बाद काले कपड़े में एक पोटली राजन बाहर निकालता है। आर्यन मंत्र जाप करते हुए पोटली खोलते हैं। उसमें जानवर के कुछ हड्डियों के अवशेष और बकरे का कटा हुआ सर था। ये देखकर नेहा सुबक कर रोने लगी। नेहा बोलती है, इसे छोटी दीदी ने ही 7 महीने पहले दिया था और कहा था कि अपने गार्डन में इसे दफन कर देना, घर की तरक्की होगी और कभी किसी की तबीयत खराब नहीं होगी। इतना बोलकर नेहा रोने लगती है। राजन उसे संभालता है। सूर्योदय से पहले आर्यन उस पोटली को यमुना में प्रवाहित कर वापस आते हैं। राजन शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन आर्यन उसे समझाते हैं। तब तक अंकिता भी उठ चुकी थी। सुबह की ट्रेन से तीनों प्रयागराज के लिए वापस निकल जाते हैं। ट्रेन में बैठकर आर्यन अंकिता और विशाल को सारी बात बताता है जो राजन और नेहा के साथ हुई थी। विशाल पूछता है, सर, अंकिता के बारे में आपको कैसे पता लगा? तब आर्यन ने बताया कि पहली रात जब हम कमरे में गए थे, उसी रात अंकिता को उस बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था और अंकिता को इस बात की खबर भी नहीं थी। उस रात अंकिता के रूम में जाने के बाद मैंने तुम दोनों के रूम की कुंडी बाहर से बंद की थी, क्योंकि कहीं अंकिता बाहर ना आ जाए। और जब मैं घर के बाहर आस पड़ोस में नजरें घुमाता हुआ विचरण कर रहा था, तब राजन की माता जी से मेरी बात हुई और उन्होंने ही मुझे सारी बात बताई। ट्रेन प्रयागराज पहुंच चुकी थी। तीनों स्टेशन से बाहर निकलकर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। आर्यन घर पहुंचता है। घर के बाहर ताला था। आर्यन सुधा को फोन करने की सोचता है कि तभी देखता है कि सुधा ने मैसेज किया हुआ है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। चाबी लेटर बॉक्स में है। आर्यन लेटर बॉक्स खोलता है तो घर की चाबी थी, साथ में 2 लेटर भी थे। दोनों लेटर को हाथ में रखकर घर के अंदर जाता है। सोफे पर बैठते हुए आर्यन लेटर को देखता है। लेटर में भेजने वाले का नाम पता नहीं था। पहले लेटर में लिखा था, आज तुम्हारे टीम में एक सदस्य बुरी शक्ति का शिकार होगा। दूसरे लेटर में लिखा था कि तुम्हारी सास की
कुछ सांसें ही शेष हैं, समय से पहले मिल आओ। आर्यन अपने स्टडी टेबल की तरफ बढ़ता है, टेबल का ड्रॉर खोलता है। ड्रॉर में उसी प्रकार के कई लेटर थे जिनमें भेजने वाले का नाम पता नहीं था। आर्यन मन ही मन सोचता है कि आखिर कौन है ये जो लेटर भेज रहा होगा, और इसमें लिखी हर बात सच कैसे होती है, या फिर बस एक संयोग हो सकता है। वरना मेरी सासू माँ से तो पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई थी, बीमार तो नहीं लग रही थी वो, और ना कोई ऐसे संकेत कि जाने का समय हो। मैं भी ना क्या क्या सोच लेता हूँ। आर्यन फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है, शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रहा होता है। आर्यन का फोन बजता है। फोन सुधा का होता है। आर्यन के फोन उठाते ही सुधा के रोने की आवाज आर्यन के कानों में पड़ती है, और रोते रोते सुधा बताती है कि सुधा की मम्मी अब हम सबके बीच नहीं रही। ये सुनकर आर्यन भौचक्का रह जाता है। आर्यन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। हड़बड़ाहट में आर्यन अपने स्टडी टेबल के ड्रॉर को खोलता है। ड्रॉर में काफी सारे लेटर्स थे। आर्यन के साथ ये सिलसिला 400 दिनों से हो रहा था। हर सुबह आर्यन के घर एक बेनाम लेटर आया करता था। कभी कभी रातों में घर के तहखाने से टाइपराइटर की आवाजें आया करती थी। आर्यन के तहखाने में जाने से टाइपराइटर वैसे का वैसा ही रखा रहता था। आर्यन को अपने घर या तहखाने में किसी भी प्रकार की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ करता था। आर्यन ड्रॉर से सारे खत निकालकर जमीन पर फैला देता है। इसके बाद आर्यन एक एक कर लेटर की गिनती करना शुरू करता है। आर्यन की गिनती 402 में आकर रुकती है। कुल 402 लेटर थे। हर लेटर में आर्यन के हर दिन के बारे में लिखा हुआ था, जैसे आर्यन के साथ आज क्या होने वाला है या उससे जुड़े लोगों के साथ क्या होने वाला है, आर्यन की कब तबीयत खराब होगी, आर्यन के घर में कब आर्थिक संकट आने वाला है, आर्यन की शादी कब होने वाली है, आर्यन के होने वाले पत्नी का व्यवहार कैसा होगा, आर्यन का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सारी चीजें मतलब वैसी ही हुआ करती थी जैसे उस लेटर में लिखा हुआ रहता था, और लेटर सुबह सुबह आर्यन को मिला करता था। आर्यन के मन में सवालों का गुब्बार था, और अगर आर्यन इन चीजों को बताता तो किसे बताता। आर्यन के पिता जो इस पर विश्वास करते थे, उनका साया आर्यन के ऊपर से उठ चुका था। आर्यन के पिता के जाने के बाद माताजी ने हरिद्वार के एक आश्रम में अपना सारा जीवन ईश्वर की सेवा में सौंप दिया था। आर्यन की जीवन साथी इन चीजों पर इतना यकीन तो नहीं करती थी, लेकिन आर्यन को रोक टोक भी नहीं किया करती थी, क्योंकि आर्यन लोगों को ऐसे ही समस्या से निजात दिलाया करता था। आर्यन सारे लेटर को उलट पलट कर देख रहा था कि कोई तो सुराग मिल जाए, लेकिन उस लेटर में आर्यन के साथ हुई घटनाओं के अलावा कुछ भी नहीं लिखा रहता था। आर्यन तैयार होकर अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होता है। 13 दिन की क्रियाओं के बाद आर्यन अपनी पत्नी के साथ घर वापस आता है। दरवाजा खोलते ही दरवाजे के पास उसी प्रकार के 13 लेटर पड़े थे। आर्यन सभी लेटर को एक जगह रखता है और फ्रेश होने चल देता है। कुछ समय बाद आर्यन जब लेटर को पढ़ना शुरू करता है तो सारे लेटर में आर्यन ने जो अपने ससुराल में किए थे उन्हीं घटनाओं के बारे में था, जैसे आज वो किससे मिलने वाला है, उसके ससुराल में क्या होने वाला है। लेकिन जब आर्यन आखिरी लेटर उठाता है तो उसमें लिखा था, तुम्हारी सासू माँ की मौत नेचुरल नहीं है। सभी क्रियाओं के बाद भी उसकी आत्मा को मोक्ष का मार्ग नहीं मिला है। अभी भी वो अच्छे और बुरे प्रेतों के बीच फंसी हुई है। आर्यन को ये पढ़कर एकदम झटका लगा। आर्यन अपनी पत्नी सुधा से इस बारे में बात करने की सोचता है। दोपहर के समय खाना खाने के बाद सुधा बेडरूम में अपने माँ की तस्वीर को देखते हुए उदास बैठी थी। आर्यन धीरे से सुधा के करीब बैठ जाता है। बेड पे पीठ की टेक लगाकर आर्यन बैठा। सुधा के हाथों से उसकी माँ की तस्वीर को साइड टेबल में रखता हुआ सुधा के सर को अपने कंधे पर रखता है। देखो सुधा, मुझे पता है ये सही समय नहीं है, लेकिन मुझे एक बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। सासू माँ की मौत नेचुरल नहीं है। क्या मतलब? सुधा, उनका समय नहीं था अभी जाने का। मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हारे घर में कुछ कराया था। चुप रहो यार, तुम हर चीज को अपने काम से कनेक्ट मत किया करो। अभी मुझे बात नहीं करनी। सुधा आर्यन की तरफ पीठ करके सो जाती है।
आर्यन अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे अपने घर में किसी के आने का अंदेशा होता है। एक ठंडी हवा का झोंका आर्यन को महसूस होता है। बेडरूम से आर्यन हॉल में आता है। सोफे के इर्द गिर्द अपनी नजरें घुमाता है। खिड़की के शीशे से आर्यन को किसी की परछाई नजर आती है। आर्यन ये देखकर घर का दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। थोड़ा बाहर निकलते ही आर्यन को एक महिला की परछाई दिखती है। आर्यन अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाता है। आंख खोलते ही आर्यन को वो परछाई साफ साफ नजर आने लगी थी। वो महिला आर्यन की सास थी। आर्यन दूर से उन्हें प्रणाम करता है। आर्यन की सासू माँ की आंखों में नमी थी, चेहरे पर दर्द के भाव दिख रहे थे। आर्यन कुछ पूछने जाता है, इससे पहले ही वो कहती है, बेटा, मैं तकलीफ में हूँ। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि अपने घर को बचा सकूं। तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूँ। मेरे पति और मेरे घर को बचा लो। इतना बोलकर आर्यन की सासू माँ धीमी आवाज में रोने लगती है। आर्यन कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि एक आवाज से उसका ध्यान टूटता है। सुधा आर्यन को उठा रही होती है। आर्यन की आंख खुलती है। आर्यन अपने आप को जमीन पर गिरा हुआ पाता है। सुबह हो चुकी थी। धूप की रोशनी खिड़की से आर्यन के बेडरूम में आ रही थी। आर्यन रात की घटना के बारे में सोचता है कि क्या वो सपना था या फिर सच। आर्यन इधर उधर अपने कमरे में नजर घुमाता है और सुधा को देखते हुए कहता है, सुधा, मैंने अपने सपने में माँ को देखा। तुम मिला हो मम्मी जी से? मेरी नहीं, तुम्हारी माँ। तुम फिर से शुरू हो गए। माँ बहुत दर्द में थी और अपने घर यानी तुम्हारे घर, तुम्हारे पापा, तुम्हारे परिवार को बचा लूं। तुम्हारे घर मुसीबत आई हुई है। आर्यन, कुछ नहीं है ऐसा। मम्मी की तबीयत खराब थी और बस वो एक नेचुरल। अच्छा, अचानक से एक हफ्ते में तबीयत इतनी ज्यादा खराब? उससे पहले तो एकदम हेल्दी थी ना? आर्यन की बात सुनकर सुधा थोड़ी देर सोचती है और बेड पर बैठते हुए मायूस हो जाती है। आर्यन सुधा को संभालते हुए बोलता है, सुधा, हम वापस तुम्हारे घर चलेंगे और आज ही चलेंगे। ठीक है। सुधा आर्यन के हाथ में एक कागज देते हुए कहती है, ये दरवाजे के पास मिला। ये वही बेनाम लेटर था जो रोज आर्यन को मिला करता था। आर्यन खत को खोलता है। खत में लिखा था, अपनी सास की बातों में गौर करो। आर्यन ने लेटर को साइड में रख दिया और सुधा ने बोला, मैंने तुम्हारा लेटर तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने नोटिस किया है ये रोज तुम्हें कोई भेजता है। आखिर कौन है जो आज के टाइम में भी लेटर के जरिए तुमसे बात करता है? ये सुनकर आर्यन खामोश था। उसके पास सुधा के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। आर्यन सुधा को तैयार होने को बोलकर बाथरूम की तरफ चल देता है। दोपहर तक आर्यन अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल पहुंच चुका था। पिछले दिनों हुए हादसे की वजह से घर में हल्की मायूसी छाई हुई थी। फिर भी आर्यन का स्वागत ठीक तरीके से हुआ। आर्यन घर के हॉल में सोफे पर अपने ससुर जी के सामने बैठे थे। इधर उधर की बातों के बाद आर्यन अपने ससुर जी से पिछली रात आए सपने के बारे में बताते हैं, जिसे सुन दीनानाथ जी उदासी से भर गए थे। अब तक सुधा भी अंदर से आकर अपने पापा के पास बैठ गई थी। दीनानाथ जी बताते हैं कि बेटा, 1 महीने पहले सुधा की माँ शाम के वक्त छत पर सुखाए हुए कपड़े लेने गई थी। मैं ऐसी जगह बैठा हुआ था। दीपक अपने दुकान पर था। घर में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। अचानक से सुधा के माँ के चिल्लाने की आवाज आई। मैं दौड़कर छत में गया तो देखा कि सुधा की माँ दरवाजे के बगल वाली दीवार से चिपक कर खड़ी थी और घबराते हुए एक कॉर्नर पर इशारा कर रही थी। मैंने छत के उस कॉर्नर की तरफ देखा तो वहां पर मरा हुआ कौवा और उसके आसपास लाल कलर के कुछ पाउडर जैसे चीज से घेरा बना हुआ था और उसके ऊपर राख जैसी कुछ चीज थी। सुधा की माँ हल्की आवाज में रोने लगती है। मैंने हाथ से मरा हुआ कौवा को पकड़कर बगल वाली खाली जगह पर फेंक दिया। उसके बाद हम दोनों नीचे आए। सुधा की माँ काफी डरी हुई थी। मैं उसे सांत्वना देने में लगा हुआ था कि
कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मुझे भी इन चीजों पर यकीन नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त और उसके परिवार ने ये सब चीजें सहन की हैं और उनकी हालत मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, ये सब नहीं सोचा था। 2 से 3 दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा था। एक रात दीपक काफी लेट दुकान से वापस आया और नशे की हालत में आया। जैसी हमारी परवरिश थी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि दीपक नशे भी करता होगा। उस रात हमारे बीच कुछ कहा सुनी भी हुई, लेकिन सुधा की माँ ने बीच बचाव कर लिया। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, दुकान भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि दीपक ने दुकान गिरवी रख के पैसे बाजार से उधार ले लिए और पता नहीं दीपक ने उन पैसों का क्या किया। और दीपक ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी पैसे लौटाने के लिए, लेकिन 1 महीने बाद हमारे हाथ से दुकान भी चली गई। उसके अगले दिन से सुधा की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। सुधा की माँ कहती थी कि कोई है जो रात में छत से नीचे आता है और पूरे घर में घूमता है। लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता था, लेकिन मुझे कभी कभी रातों में बच्चे के रोने की, हंसने की या किसी औरत के पायलों की आवाज सुनाई देती थी। मैंने इसे भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। 5 दिन बाद दीपक का एक्सीडेंट हो गया और इसके दोनों पैरों की हड्डी टूट चुकी थी। रिश्तेदारों से उधार लेकर हमने दीपक का ऑपरेशन कराया, लेकिन 15 दिन पहले सुधा की माँ हमें छोड़ गई और अपने अंतिम समय पर वो काफी ऊंची आवाज में रो रही थी, ऐसे जैसे कोई जबरदस्ती उसके शरीर से उसकी रूह को अलग कर रहा हो। और उसके बाद से घर में अजीब सी मायूसी छाई रहती है। मुझे सुधा की माँ का सपना आया था और वो इसी सोफे पर बैठकर बार बार यही कह रही थी कि आर्यन को घर बुलाओ, आर्यन को घर बुलाओ। मुझे ये सपना बस सपना लगा, लेकिन जब तुम यहाँ आए तो मुझे लग रहा है जैसे कुछ तो कहना चाहती थी सुधा की माँ। इसके बाद आर्यन अपने काम और पेशे के बारे में बताता है। इससे पहले दीनानाथ आर्यन को एक प्राइवेट एम्प्लॉय समझते थे, जैसे कि आर्यन और सुधा की लव मैरिज थी। आर्यन की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इससे बड़ी बात कि सुधा की खुशी थी, इसलिए सुधा के घर वालों ने आर्यन का बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। लेकिन आज आर्यन अपने काम के बारे में बताता है। सुधा को भी इतना नहीं पता था, क्योंकि इतनी गहराई तक आर्यन को सुधा ने आज तक नहीं जाना था। आर्यन बताता है कि पिता के बाद माँ भी हरिद्वार चली गई। उनके बाद मुझे जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। तब मेरे गुरुदेव ने अपने छत्र छाया में मुझे रखा और मेरी तंत्र मार्ग में दीक्षा देकर समाज कल्याण के लिए आगे कर दिया। और अब मैं अपनी छोटी सी टीम के साथ उन लोगों की मदद करता हूँ जिन पर आम लोगों का विश्वास उठ जाता है और उन्हें कोई नहीं सुनता, तो मैं उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्त कराने की कोशिश करता हूँ। बाकी सब ईश्वर की मर्जी होती है। अंकिता अपने घर की बालकनी पर बैठकर कॉफी का लुत्फ उठा रही थी। तभी अंकिता के कानों में आवाज गूंजती है, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। अंकिता इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अंकिता के घर के बाहर एक धुंधली सी परछाई दिखती है। अंकिता को हल्का हल्का नजर आ रहा था कि उसका आधा चेहरा दिख रहा है, लेकिन आधा धुएं की तरह नजर आ रहा है। अंकिता कुछ कहती उससे पहले उसका ध्यान भटकता है और वापस से नीचे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अंकिता इन चीजों को आर्यन से डिस्कस करने के बारे में सोचती है। इससे पहले आर्यन का ही फोन अंकिता को आता है। अंकिता फोन उठाती है और आर्यन को अपने ससुराल में हो रही चीजों के बारे में बताती है और अगले दिन अंकिता को आने को बोलता है। अंकिता विशाल को बताने का कहती है तो आर्यन बोलता है कि उसकी कोई जरूरत अभी नहीं है, जब उसकी जरूरत होगी तो मैं उसे खुद बुला लूंगा। इतना कहकर आर्यन फोन रख देता है और अंकिता भी अपनी पैकिंग करने में लग जाती है। अंकिता सोने जाती है तो उसे उसी औरत का सपना आता है, या कह सकते हैं कि उस औरत का चेहरा बार बार अंकिता को देख रहा था। अंकिता इस चीज से परेशान होकर पूरी रात नहीं सोई। कभी फोन चलाकर, कभी किताब पढ़कर उसने रात का समय काटा और सुबह 9 बजे वो आर्यन के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है। आर्यन अंकिता को अपने ससुराल वाले घर में बुलाता है। अंकिता उस घर में जैसे ही घुसती है उसे करंट का झटका सा लगता है और वो पीछे की ओर जाती है। हल्की सी सिसकी अंकिता की निकलती है। क्या हुआ अंकिता, अंदर आओ। सर, एक करंट सा लगा मुझे। अंकिता, इस घर की ऊर्जा की वजह से होगा।
तुम अपने अंतर मन में पॉजिटिव ऊर्जा से कदम रखो। आर्यन की बात मानकर अंकिता वैसा ही करती है और इस बार अंकिता को झटका नहीं लगता। आर्यन अंकिता को लिविंग रूम में बैठाता है। सुधा अंकिता के लिए पानी लेकर आती है। उनके बीच सामान्य बातें होती हैं। आर्यन कुछ फाइल्स लेकर लिविंग रूम में आ जाता है। तुम लोग अपना काम करो, मैं लंच की तैयारी करती हूँ। ठीक है सुधा। आर्यन फाइल को टेबल पर रखते हुए अंकिता के सामने बैठता है। सर ये फाइल्स? हाँ अंकिता, मैंने अपने फादर इन लॉ और पड़ोसियों से इंट्रोगेशन करके 3 महीनों की सारी एक्टिविटीज को समराइज किया है। मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन से पहले तुम सारी फाइल्स को अच्छे से स्टडी कर लो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। हाँ अंकिता बोलो। सर लास्ट केस में हम जिस घर में थे वहाँ मुझे एक औरत दिखी थी जिनसे पॉजिटिव वाइब आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ मुझे याद नहीं, सब आपने बताया। और पिछली शाम आपके फ़ोन आने से पहले मेरे घर के सामने मुझे एक औरत की धुंधली परछाई दिखाई दी और उस रात जब भी आंखें बंद करती मुझे वही औरत दिखती है, जिसके कारण मैं पूरी रात सो नहीं पाई और इस घर में आते मुझे। अंकिता, तुम्हें कुछ महीने पहले इस बात की जानकारी हुई है कि तुम ऐसी चीजें या ऐसी ऊर्जाओं का आभास कर सकती हो। तुम उनकी आवाजें तो सुन सकती हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देख पाना अभी तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे तुम ध्यान करके अपनी ऊर्जाओं को एक जगह एकत्रित कर पाओगी, तब तुम पूरी तरीके से इन्हें देख सकती हो। सर लेकिन हर जगह। अंकिता, इन ऊर्जाओं का अस्तित्व हर जगह होता है। ये सबसे बात करने का या उन्हें दिखाई दे पाए ऐसी कोशिश करती हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये दिखाई या सुनाई देते हो। और जब इन्हें पता चल जाए कि हम इन्हें देख या सुन या महसूस करते हैं, तो अपने अस्तित्व का प्रमाण ये हर समय देने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि कुछ अधूरी ख्वाहिश के चलते इस दुनिया में फंस जाते हैं ये, और उन्हें बस यहाँ से निकलने की आस होती है। अकेले निकल पाना इनके बस में नहीं होता, इसलिए ये मदद की गुहार हम जैसे लोगों से लगाती हैं। और कुछ लोग भौतिक सुख के लालच में इन ऊर्जाओं का दुरुपयोग करते हैं, जिससे पीड़ित लोग हमसे मदद मांगते हैं और हमारा लक्ष्य इन्हें आगे का मार्ग दिखाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ गलत चीज करने की कोशिश कर रहा है। अंकिता, तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज और इन ऊर्जाओं की फ्रीक्वेंसीज सेम है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी उपयोगी साबित होती है। इस वजह से वो तुम्हारे शरीर को अपनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव ऊर्जा का हाथ है। अब वो क्या है और मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारी अपनी शक्तियों से मदद करती हैं, और जब उनसे ताकतवर कोई चीज तुम पर आए तो वो भी हार जाती है। जैसे दिल्ली वाले घर की नेगेटिव एनर्जी जिसने तुम्हें अपने वश में कर लिया था। हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता चला था? अंकिता, जब मैं उस कमरे के बीच में ध्यान में बैठा था और जैसे ही तुमने मुझे छुआ तो तुम्हें मेरा बदन तपता हुआ लगा, लेकिन मैं सामान्य था। उस वक्त ही समझ गया था मैं। अच्छा सर, फिर आपने वो दवाइयाँ क्यों ली थी? ताकि उस नेगेटिव एनर्जी को लगे कि मैं उससे अनजान हूँ और उसकी हर बात मान रहा हूँ। आर्यन अपनी बात खत्म कर अंकिता को देखकर मुस्कुराता है। अंकिता के चेहरे पर संतोषजनक भाव थे, जैसे उसके मन में उठ रहे सवालों को आर्यन ने अपने हाजिर जवाबी से थाम दिया है। अंकिता आर्यन की लाई फाइलों को पढ़ना शुरू करती है। अंकिता फाइल पढ़ते पढ़ते बीच के पन्नों पर पहुंची थी, तब अंकिता को एक आवाज सुनाई देती है। यहाँ से चले जाओ, आर्यन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अंकिता इस आवाज को अनसुना करती है। अंकिता के कानों में फिर एक महिला की आवाज आती है। अपना काम होते ही आर्यन तुम्हें मार देगा। और एक महिला की हंसने की आवाज गूंजती है। अंकिता हंसने की आवाज की तरफ गौर करती है तो सुधा लिविंग रूम के दरवाजे के पास खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। ये देख अंकिता थोड़ा हड़बड़ा जाती है। बड़बड़ाते हुए अंकिता फाइल को संभालती है। खाना बन गया है, उसी के लिए तुम्हें बुलाने आई थी। तुम घबराई हुई लग रही हो। नहीं, वो तो बस थोड़ी गर्मी लग रही थी। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। अंकिता फ्रेश होकर कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। डाइनिंग टेबल पर सुधा, आर्यन और दीनानाथ जी बैठे हुए थे। इसके बाद आर्यन अंकिता की जान पहचान करवाता है।
अंकिता कुछ ही समय में आर्यन के परिवार से घुल मिल गई थी। खाने के बाद अंकिता सुधा का घर के कामों में हाथ बटा रही थी। सुधा और अंकिता के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों को देख के नहीं लग रहा था कि पहली बार मिल रहे हैं। घर के सारे काम खत्म होने के बाद सुधा मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी। आर्यन बोलता है, तुम पिताजी को भी अपने साथ ले आओ, हमें हमारा काम स्टार्ट करना है। और हाँ, दीपक के कमरे को बाहर से बंद कर दिया है मैंने। मैं नहीं चाहता कि दीपक को हमारी वजह से कोई तकलीफ हो। सुधा आर्यन की बात मान जाती है। अंकिता भी वही थी। आर्यन अंकिता को अपने साथ आने का इशारा करता है। अंकिता, आज रात हम इस केस पर काम शुरू करेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम कुछ बातों का ध्यान रखना। तुम्हें बहुत से इल्यूजन हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरी आवाज से तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए, लेकिन तुम्हें किसी भी बात पर यकीन नहीं करना है। सर, आपको कैसे पता? इस घर में 3 आत्माओं को भेजा गया है, एक महिला, एक पुरुष और एक छलावा। छलावा के बारे में तो पता होगा ना तुम्हें? हाँ सर, छलावा छल करने में माहिर होता है और अपने छल से वो कुछ भी दिखा सकता है और किसी को भी अपने करीबी का दुश्मन बना सकता है। आर्यन अपने पाउच में से एक पेंडेंट जैसा कुछ निकालता है और अंकिता को देते हुए कहता है, ये भगवान शिव का कवच है, इसे हमेशा अपने करीब रखना और इस केस में मैं ध्यान में रहूंगा तो सारी चीजें तुम्हें ही करनी है, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं उससे मुझे अपनी पूरी शक्तियों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके सामने मैं भी इतना ताकतवर नहीं हूँ। सर, मैं अकेले नहीं हूँ, मानसिक रूप से मैं भी यहीं रहूंगा। बस मैं अपने जगह से हिल नहीं सकता, वरना शक्तियों का संचार रुक सकता है और मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। जाओ, तुम नहा लो, हमें एक विधि करनी है शाम होने से पहले, जो तुम्हारे लिए और घर के बाकी लोगों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। ठीक है सर। अंकिता नहाकर आर्यन के पास आ जाती है। आर्यन अंकिता को मंदिर वाले कमरे में लेकर जाता है। आर्यन अपने छोटे बैग से भगवान शिव की छोटी प्रतिमा निकालकर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए विधि की शुरुआत करता है। शाम 7 बजे के बाद अंकिता और आर्यन मंदिर वाले कमरे से बाहर आते हैं। बाहर सुधा और दीनानाथ जी आर्यन का इंतजार कर रहे थे। आर्यन सभी को प्रसाद खाने को देता है। पूरे घर में आरती दिखाकर आर्यन आरती की थाली मंदिर वाले कमरे में रखकर बाहर आता है और दीनानाथ जी से कहता है, पिताजी, आपके सारे पितृ और कुल देवी को खामोश कर रखा है, जिसकी वजह से वो आप लोगों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। मतलब बेटा, जब भी किसी परिवार पर ऐसे बुरा तंत्र का उपयोग किया जाए, उससे पहले कुल की देवी या देवता को वचनों के जरिए बांध दिया जाता है, जिससे वो आपकी रक्षा न करने के लिए बाधित हो जाते हैं और इसी वजह से पितृ भी आपकी रक्षा नहीं कर पाते और बुरी शक्तियां अपने काम करने में सक्षम हो जाती हैं और पूरे परिवार का पतन हो जाता है। और आप कितने भी पूजा पाठ करा लें, भगवान का नाम ले लें, इसका कोई भी असर आपको नहीं दिखेगा। तो अब क्या करेंगे बेटा? हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा होगी। आप सब इस बात का ध्यान रखना, आप लोग दीपक के कमरे में ही रहना और उसे अकेले मत छोड़ना। क्यों? पहली चीज, वो हमारे तरह सामान्य नहीं है, वो बिस्तर पर है और वो नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में जल्दी आ सकता है। ठीक है बेटा, हम वैसा ही करेंगे जैसे तुम कहोगे। आर्यन सुधा और दीनानाथ जी को दीपक के कमरे में भेज देता है। दीपक के बिस्तर के चारों तरफ अगरबत्ती की राख से कुछ मंत्र पढ़ते हुए घेरा बना देता है और कमरे के बाहर भी राख से मंत्र पढ़ते हुए घेरा बना देता है और दरवाजा बंद कर रूम के दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव कर देता है। अंकिता, मैं मंदिर वाले कमरे में ध्यान पर बैठने जा रहा हूँ, अब सब चीज तुम्हें संभालनी है। ठीक है सर। आर्यन मंदिर वाले कमरे में अपने सामने छोटा सा दिया जलाकर तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। अंकिता मन ही मन घबरा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में था कि आर्यन की दी गई जिम्मेदारी पर उसे खरा उतरना है। रात के 11 बजे तक सब नॉर्मल रहता है। अंकिता इधर उधर टहल रही थी कि तभी अंकिता को छत से किसी के कदमों की आवाज आती है। अंकिता छत की तरफ देखती है। कोई काला साया छत की तरफ गया है।
अंकिता आर्यन का दिया हुआ कवच को टाइट से अपने हाथों पर रखकर छत की तरफ कदम बढ़ा रही होती है। छत पर जाते ही अंकिता को कोई नहीं दिखता, लेकिन छत के आखिरी वाले कोने में एक 6 फीट का लंबा काला साया धुएं की तरह अंकिता को नजर आ रहा था। अंकिता छाया की तरफ कदम बढ़ाती है और डरते हुए कहती है, कौन है? मैं हूं अंकिता, भूल गई मुझे। अंकिता को आवाज जानी पहचानी लगती है। अंकिता आवाज को पहचानने की कोशिश करती है। अंकिता के दिमाग ने उस आवाज को पहचान लिया था। हाँ अंकिता, मैं हूँ अखिल। तुम अभी भी भूली नहीं हो? मुझे खुशी हुई इस बात से। तुम यहाँ कैसे? उस रात तो तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, लेकिन मैंने तड़प तड़प कर रोड पर ही अपना दम तोड़ दिया। तुमने तो अंकिता पल भर में सालों का प्यार भुला दिया। क्या तुम्हारा नींद तुम्हारे प्यार से जीत गया? तुम सुकून से सो रही हो अपने प्यार को सड़क पे तड़पता छोड़कर। कैसे अंकिता, कैसे? तुम मुझे मरता छोड़कर कैसे सुकून से जी सकती हो? तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आती। अंकिता अपना सारा मनोबल खो चुकी थी। अंकिता के कंधे किसी बोझ के तले झुक चुके थे। अंकिता की आंखों में दुख का समंदर दिख रहा था। अंकिता अपने घुटनों के बल बैठकर वहीं पर रोना शुरू कर देती है। अंकिता, ऐसे रो मत, मुझसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। आओ हम अपने प्यार की नई शुरुआत करते हैं, मेरी दुनिया में, जहां सिर्फ मैं और तुम, बस हम दोनों और हमारा अटूट प्यार। इन सारे बंधनों से मुक्त होकर हम एक दूसरे के हो जाएंगे। अंकिता, आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अंकिता, उठो, हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उठो अंकिता, उठो। अंकिता दोनों हाथों से अपने आंसुओं को पोंछती है। अंकिता धीरे से अपने आप को खड़ा करती है और अखिल का आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी। आओ अंकिता, आओ मेरे साथ चलो। अंकिता धीरे धीरे छत के अंतिम छोर पर थी। अंकिता का एक पांव छत के बाहर हवा में था। अंकिता कदम बढ़ाने ही वाली थी कि अंकिता के कानों में आर्यन की आवाज आती है, होश में आओ अंकिता। अंकिता झटके से होश में आती है। वो देखती है 3 मंजिला इमारत के ठीक आखिरी छोर पर थी वो, जहां से अंकिता एक कदम बढ़ाती तो सीधा जमीन पर गिरती। अंकिता नीचे देखकर जल्दी से अपने कदम पीछे लेती है और छत के चारों तरफ देखती है तो वहां कोई भी नहीं था और ना ही किसी की आवाज आ रही थी। अंकिता सरपट छत से ग्राउंड फ्लोर पर आती है और सोफे पर बैठकर अभी हुए घटना के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। आर्यन के द्वारा सुरक्षा कवच को हाथ में लेकर आर्यन और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही होती है। अंकिता के दिमाग में अखिल के साथ बिताए हुए सारे पल फिर से ताजा हो गए थे। अखिल के साथ पहली मुलाकात, अखिल से देर रात तक की हुई बातें, अखिल के साथ बाइक पर बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाना, एक दूसरे को कोई ना कोई सरप्राइज देना, ये सारी खुशनुमा लम्हे अंकिता के आंखों के सामने घूमने लगे। इन्हीं खुशी भरे लम्हों के बीच अंकिता को भयभीत करती वो रात भी याद आ गई, जिस रात अखिल की रोड एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। उस रात अंकिता के फोन पर अखिल के द्वारा कई फोन किए हुए थे, लेकिन अंकिता ने एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। अगली सुबह अखिल अंकिता से बहुत दूर जा चुका था। अखिल के दूर जाने का गम अंकिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और उस गम को याद कर अंकिता डाइनिंग टेबल के पास गुस्से से कदमों को बढ़ाते हुए फल की टोकरी पर रखा हुआ चाकू अपने हाथ में ले लेती है और अपनी कलाई पर चाकू की धार रखी हुई होती है कि तभी अंकिता के कानों में आवाज आती है, अंकिता होश संभालो, ये बुरी शक्तियां तुम पर हावी हो रही हैं। होश संभालो अंकिता, होश संभालो। ये आवाज किसी महिला की थी। अंकिता इस आवाज से होश में आती है और चाकू झटके से जमीन पर फेंक देती है। अंकिता का सर दर्द से फटा जा रहा था। अंकिता ने अपने दोनों हाथ अपने कानों में रखे और चक्कर खाते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अंकिता के कानों में आवाज आती है, होश संभालो बेटी, तुम इतनी कमजोर नहीं हो। तुम्हारा जन्म खुद को खत्म करने के लिए नहीं हुआ है। उठो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो अंकिता। उठो बेटा, उठो। अंकिता आंखें खोलती है, अपने आप को संभालती है। अंकिता को अपने भीतर
एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। अंकिता को ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई दिव्य शक्ति आ गई। अंकिता को अपने सामने तीनों काली शक्तियां दिख रही थी, एक महिला की आत्मा, एक पुरुष और एक धुएं से बनी हुई छाया। तीनों अंकिता को देखकर ठहाके मारकर हंस रहे थे। मानो अंकिता का मजाक उड़ा रहे हो। अंकिता अपने आप को संभालती है। अंकिता के बाल पूरे खुल जाते हैं। अंकिता के बाल हवा में लहरा रहे थे। अंकिता जमीन पर पड़ा हुआ चाकू उठाती है। उसके हाथ में फल काटने वाले चाकू को वो त्रिशूल के जैसे महसूस कर रही थी। अंकिता दौड़ते हुए एक छलांग मारती हुई डाइनिंग टेबल के उस पार पहुंचती है जहां वो तीनों बुरी शक्तियां अंकिता पर हंस रही थी और अपने हाथ को अंकिता पूरा पीछे ले जाकर एक प्रहार से पहले उस धुएं जैसी शक्ति पर प्रहार करती है, फिर उस पुरुष आत्मा पर और आखिरी प्रहार उस महिला पर करती है। तीनों शक्तियां एक ज्योति के रूप में बदल जाती है और हवा में तैरते हुए सीधा मंदिर वाले कमरे में प्रवेश करती है जहां आर्यन मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान पर बैठे थे। अंकिता की सांसें तेज तेज ऊपर नीचे हो रही थी। तभी पहले फ्लोर से चीखने की आवाज आती है। अंकिता ऊपर की तरफ देखती है। सुधा वहां पर खड़ी थी। अंकिता सुधा को देखते हुए वहीं जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ से चाकू छटक कर सोफे के नीचे चले जाता है। सुधा सीढ़ियों से दौड़ते हुए अंकिता के पास आती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अंकिता उठती नहीं। तो पानी से भरा हुआ जग सुधा उठाती है और पानी मारकर होश में लाती है। अंकिता को सहारा देते हुए सुधा सोफे पर बैठाती है। अंकिता अभी भी हाँफ रही होती है। घर का माहौल एकदम शांत हो चुका था। पूरे घर में आर्यन की आरती करने की आवाज और घंटी बजाने की आवाज गूंज रही होती है। दीनानाथ जी भी कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आ गए थे। आर्यन बाहर निकलकर पूरे घर में शिव जी के नाम के साथ आरती घुमाता है। दीपक के कमरे में जाकर दीपक को आरती लेने को बोलकर आरती की थाल दीपक के कमरे में ही छोड़कर नीचे आ जाते हैं। नीचे आते ही आर्यन सबसे कहते हैं, घर अब पूरी तरह से सुरक्षित है। सारी विपदा ईश्वर ने खत्म कर दी है। अभी रात का समय है, आप सभी आराम करने जाइए। कल सुबह हम शांति हवन कराएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आर्यन सुधा की तरफ देखते हुए कहता है, सुधा, अंकिता को अपने साथ आराम करने के लिए ले जाओ। कल सुबह मैं सारी बात बताऊंगा। मुझे आज रात एक विधि करनी है। आप सब आराम कीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आर्यन मुस्कुराते हुए मंदिर वाले कमरे में चले जाते हैं। दीनानाथ जी दीपक वाले कमरे में दीपक के साथ ही रहते हैं। सुधा अंकिता को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाती है। अगली सुबह घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं। दीनानाथ जी दीपक के कमरे के बाहर आ रहे होते हैं कि दीपक दीनानाथ जी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकता हुआ कहता है,